चलो थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ओके, जो हमें हेल्पफुल रहेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो तो हमने डिस्कस किया ही है। कितना भी मास हो, कितना भी डिस्टेंस हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, नेवर बी रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स को भाई ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे ही नहीं। ओके, डन, सिंपल है, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। देन सेकेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। हाँ बोलो, क्या कहते हैं, किसका? नॉर्मल फोर्स ग्रेविटी फोर्स का अपोजिट फोर्स होगा। हाँ यस, नॉर्मल फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स मतलब जो सरफेस के ऊपर से हमें लग रहा है, जैसे कि अभी हम वॉल पे ग्राउंड पे खड़े हैं तो ग्राउंड हमारे ऊपर जो ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज नॉर्मल, तो वो अपोजिट ही है ग्रेविटेशन का। यस, अपोजिट ही। ओके, डन। हाँ, सो सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। भाई ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब के दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो अब वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में एयर है, वो दो ऑब्जेक्ट को पानी में डाल दिया तो भी उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रहेगा। उसको तुमने ऑयल में डाल दिया, पेट्रोल में डाल दिया, या तुमने उसको वैक्यूम में डाल दिया, स्पेस में देखो भाई, सन और अर्थ बीच में तो वैक्यूम आ गया, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डन, समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं है, याद रखना। इसमें से एमसीक्यू बनेगा कि भाई दो ऑब्जेक्ट है, सपोज मून और अर्थ है, मान लो मून और अर्थ है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के ऊपर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, बट अगर उनके बीच में अभी क्या है, एटमॉस्फेयर, मून और अर्थ के बीच में अभी क्या है, एटमॉस्फेयर। सपोज ऐसा कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना दे कि इफ द मीडियम इज नॉट एयर बट द मीडियम से इट विल बी क्रिएटेड वैक्यूम बिटवीन द मून एंड अर्थ, और से मून और अर्थ को कहीं पे समंदर में फेंक दिया। ओके, तो क्या उनके बीच में और लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही है, उनका मास भी उतना ही है। समंदर में फेंक दिया दोनों को, मून और अर्थ को, लेकिन उनके बीच का मास भी उतना है, उनके बीच का डिस्टेंस भी उतना है, तो मीडियम अंदर एयर की वजह क्या आ गया, वाटर, बट फिर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ही लगेगा, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। डन? ओके, चलो। एंड नेक्स्ट है हमारा, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो तो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मतलब दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो तो ग्रेविटेशन का क्या करेंगे, तो दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। कौन सा थ्योरम? सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोल रहा है, सिंपली हमें वेक्टर सम कर देना है जितने भी फोर्स लगे उसका। क्या है वो समझते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे मेरा से मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, यहाँ पे मास m3 और m4। डन? ओके, 4 मास है। अब मास 1 पर कौन कौन फोर्स लगाएगा भाई? 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा और 4 भी लगाएगा। 2 पर कौन कौन लगाएगा? 1 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा। 3 पर कौन अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा? अरे जितने हैं सबको ही लगाएंगे। अगर तुम आ गए मार्केट में तो तुम्हारी कंपटीशन सबके साथ है फिर। ओके, समझ में आ रहा है? तो 3 पर ये तीनों लगाएंगे, 4 पर भी ये तीनों लगाएंगे। ऑब्वियसली हमें स्टडी किसका करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टडी किसका करना है तुम्हें कि भाई इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं, इसके कितने मार्क्स आए, इसका क्या है। तो सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े ना हम, सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, वो तुम्हारी सिस्टम। तो यहाँ पर तुम्हें किसका जानना है कि किसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो मुझे जानना है, हमें जानना है इसे, मास 1 पर कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। ओके, तो मास 1 पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, तो फोर्स ऑन मास 1, मास बोल रहा हूं, फोर्स ऑन मास 1 by 2, तो उसको क्या लिखेंगे, F12 मतलब क्या, फोर्स ऑन 1 by 2। ओके, फिर 1 को 3 फोर्स लगा रहा है, उसके लिए क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 by 3। फिर F14 मतलब फोर्स ऑन 1 by 4, मतलब
4 भी 1 को अपनी तरफ खींच रहा है, 3 भी 1 को अपनी तरफ खींच रहा है और 2 भी 1 को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके, तो सपोज 2 1 को अपनी तरफ खींच रहा है तो F12 की डायरेक्शन ऐसी होगी। ओके, पक्का? हाँ। देन 3 1 को इस तरफ खींच रहा है तो F13 की डायरेक्शन ऐसी होगी, और 4 भी 1 को अपनी तरफ खींच रहा है तो F14 की डायरेक्शन ये होगी। सिंपल है। तो सुपरपोजिशन क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम मींस नथिंग बट कि तुम्हें जिसका भी स्टडी करना हो कि भाई मुझे 1 पॉइंट का मास 1 का स्टडी करना है, तो कितने फोर्स लग रहे हैं, तो भाई F1 इज इक्वल्स टू जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका वेक्टर एडिशन करना, डायरेक्ट एडिशन मत कर देना गलती से, वेक्टर एडिशन करना है। ओके, आज ही मैंने कुछ पढ़ा था। ओके, कि क्या पढ़ा था मैं भेजूंगा, फोटोग्राफी था, मैंने सेव भी किया, मैंने कहा कि इसको शेयर करेंगे तुम लोगों के साथ। तो वो क्या था कि 3 मीटर पर सेकेंड प्लस से 10 मीटर पर सेकेंड द आंसर विल बी, तो किसी ने बोला कि 13 मीटर पर सेकेंड, तो फिजिक्स टीचर ने बोला सब्जी मंडी है क्या मतलब ये 4 एप्पल 5 बनाना तो 4 + 5 9 ऐसे तो जनरली अगर हम वेलोसिटी बोले कि पहले ये थी और बाद में ये थी तो टोटल कितनी, तो टोटल कितनी मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, एवरेज कितनी, वो पूछ रहे हैं। वेलोसिटी अगर मैं बोलूं कि भाई मैं भरूच से अंकलेश्वर ये स्पीड से गया और सूरत अंकलेश्वर से सूरत ये स्पीड से गया, तो मैं बोलूंगा टोटल स्पीड कितनी, तो हम थोड़ी करेंगे कि पहले धीरे गया फिर फास्ट गया दोनों का सम कर दो, ऐसे थोड़ी करेंगे, हम तो एवरेज ही करेंगे। ओके, तो फिर फिजिक्स टीचर बोल रहे हैं कि सब्जी मंडी नहीं है। ओके, लाइक दैट। तो फिर वो भी जो भी हो 13/2 मतलब कितना 6.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, लाइक दैट। तो वो फिजिक्स समझना भी है और कैलकुलेट भी फिर वैसे करना है। ओके, एक दूसरा भी देखा था, क्या था कि एक पेंसिल है और एक पेन है, तो पेन से पेंसिल से पेन की कीमत 10 रुपए ज्यादा है, पेंसिल से पेन की कीमत 10 रुपए ज्यादा है, और पेन और पेंसिल की दोनों की कीमत 11 रुपए। फिर से बता रहा हूं, क्या पेन है और पेंसिल है, पेन और पेंसिल दोनों की कीमत मिला के कितनी होती है 11 रुपए, और पेंसिल की कीमत से 10 रुपए ज्यादा है पेन की कीमत, तो कितनी हुई पेन की और पेंसिल की? तो जनरली हम यही करते हैं। ओके, क्या बोला, दोनों की कंबाइंड वैल्यू कितनी है 11, और पेन पेंसिल से 10 रुपए महंगी है, तो हम ऐसा ही करेंगे कि भाई वो 1 रुपए की है, 10 रुपए की पेन, 1 + 10 दैट इज 11 हो गया ना दोनों, बट इट इज रॉन्ग अगर मैथ्स के अकॉर्डिंगली करो तो इट इज रॉन्ग, वो तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं आएगा, मैंने करके देखा मैं भी पहले तो मेरा आंसर भी यही था, फिर मैंने बोला कि ये रॉन्ग बोल रहा है, मैंने बोला अच्छा चलो उस तरह के सोच के देखते हैं, तो उस तरह से सोचा तो आंसर सेम नहीं आ रहा है। उसने क्या बोला, ये पेन है सपोज, ओके, x इज पेन एंड से y इज पेंसिल। ओके, तो x और y दोनों मिला के कितने होते हैं 11, लेकिन जो पेन है वो पेंसिल से 10 रुपए महंगी है, तो पेंसिल की जो कीमत है मतलब पेन की जो कीमत है, पेन मतलब कौन है x की जो कीमत है वो y से 10 रुपए ज्यादा है, x की जो कीमत है वो y से 10 रुपए ज्यादा है, मतलब y की कम है, तो y में 10 ऐड करेंगे तब जाके इक्वल लिख पाएंगे ना हम, ये तो समझ में आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, ये इससे इक्वेशन क्या बनेगा, x - y = 10, तो ये x - y = 10 सम कर देंगे तो ये कट हो गया, तो ये हो गया 2x = 21, तो x कितना हो गया 21/2 दैट इज 10.5, तो तुम्हारी जो पेन है ना वो 10.5 रुपीज की है, और तुम्हारी जो पेंसिल है ना वो 0.5 तो वो मैथ्स आ गया फिर ओके चलो, ये तो बट जनरली हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है, बट इट्स नॉट लाइक, नहीं ऐसे बोलते कि भाई
तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां है, बचपन में नहीं करते थे ऐसा, तो बोले 10, तो बोले कहाँ है, तो ये देखो, रुको देखो ज्यादा है बताता हूँ, तो बोले देखो 10 9 8 7 6 और 5 11, देखा। अच्छा चलो, हाँ तो क्या करना है, हमें सिंपली वेक्टर एडिशन करना है। जिसका स्टडी कर रहे हो उसका 1 का स्टडी कर रहे हो तो फोर्स ऑन 1 by 2 मींस F12 प्लस F13 प्लस F14 सबका सम कर दो। और वो भी कौन सा एडिशन करना है, वेक्टर एडिशन, डायरेक्ट मत कर देना, वो डायरेक्ट मत कर देना से ही वो सब अभी निकला। ओके तो वेक्टर एडिशन करना है। ओके तो से F1, अभी तुम बोलोगे कि सर F2 पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसका अलग से लिखना पड़ेगा। F2 इज इक्वल्स टू F21 प्लस F23 प्लस F24, डन, नेट फोर्स, अंडरस्टूड। ओके तो ये हो गया F1 F2 F3। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना हो तो लिख सकते हो G की वैल्यू। तो G की वैल्यू यूनिवर्सल गैस बोल रहा हूँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दैट इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये याद रखना, ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं गिवन होगा, और अगर गिवन होगा तो यूज कर लो। और स्मॉल g की वैल्यू भी मोस्ट प्रोबेबली बोला नहीं होगा कि यू कैन टेक 10, बट जब बोला हो कि यू कैन टेक 10 तो 10 ले लेना इजी रखने के लिए, फिर 9.8 मत रखना कि मैं एग्जैक्ट आंसर लाऊंगा या लाऊंगी, वो बोला है तो 10 रख लो। ओके और अगर MCQ हो तो वहां पर तो चलेगा, तो वहां पे 9.8 यूज ही मत करो, वहां पर तो 10 ही कर दो। हमें तो MCQ ही सॉल्व करना है ना, तो तुम्हारा आंसर MCQ में 4 आएगा, तो तुम्हारा से 4 से थोड़ा ज्यादा आएगा, 4.2 देख लो वहां पे। हमारा जो आंसर है उसके नजदीक वाला आंसर चूज कर लो, तो 9.8 की वजह 10 ले लेना MCQ में। न्यूमेरिकल में जो बोला है वही करना है, नहीं बोला तो 9.8, डन। ओके तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमें यूजफुल रहेंगे। ओके सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।